फाइन स्टूडेंट, तो आज क्लास में हम लोग 3 एडिटोरियल्स पे चर्चा करेंगे। जो पहला एडिटोरियल है कि देखो, फर्स्ट सेमीकंडक्टर फैब्रिकेशन प्लांट इंडिया में स्टार्ट होने जा रहा है बाय टाटा ग्रुप एंड पीएसएमसी ऑफ ताइवान। जानते हो कि ताइवान चिप मैन्युफैक्चरिंग में जाना जाता है, और ये जो नैनो चिप बनाने में तो ताइवान नंबर 1 है वर्ल्ड का, है ना। 4 नैनोमीटर जो कि आईफोन सब में काम आता है। नो, यूएसए इज नोन फॉर द डिज़ाइनिंग। इंटेल वो डिज़ाइनिंग के लिए जाना जाता है। देखो, बहुत सारा कंट्री अलग अलग चीज़ के लिए जाना जाता है, जैसे साउथ कोरिया और ताइवान चिप मैन्युफैक्चरिंग के लिए जाना जाता है, समझे। और ये जो तुम्हारा यूनाइटेड स्टेट्स है वो चिप डिज़ाइन के लिए जाना जाता है, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स है उसके पास चिप डिज़ाइनिंग का। और चाइना असेंबली के लिए जाना जाता है। तो अब देखो, अच्छी बात ये है कि माइक्रॉन ने भी पहले इन्वेस्ट किया यूनाइटेड स्टेट्स का, जान रहे हो कि, है ना, गुजरात में। तो अब टाटा ग्रुप के साथ जो ताइवान का जो सबसे प्रतिष्ठित कंपनी जो है पीएसएमसी, वो क्या करेगा, टाटा ग्रुप के साथ यहाँ पे इन्वेस्ट करेगा। ये हमारे लिए बहुत ही पॉजिटिव संकेत है, बहुत ही पॉजिटिव चीज़ है, क्योंकि जानते हो कि आने वाला जो युग है वो सेमीकंडक्टर का ही युग है ना। बिल्कुल बहुत काम आएगा। जो इंजीनियरिंग फील्ड से वीएलएसआई वाला जो कर रहा होगा, फैब्रिकेशन वाला, उसका बहुत हाई डिमांड है। जैसे कहते हैं ना कि जितने भी इंजीनियरिंग ब्रांच में सब लोग कर लेता है और उसको मिलता है टीसीएस वाला जॉब, मतलब उसको मिलता है इधर आईटी वाला जॉब मिलता है। अब ऐसा नहीं है। कोई इंस्ट्रूमेंटेशन इंजीनियरिंग से, कोई मैन्युफैक्चरिंग इंजीनियरिंग से यदि वीएलएसआई पे काम करता है तो उसको तुरंत जॉब मिल जाएगा, क्योंकि इकोसिस्टम बन रहा है इंडिया में। ये चीज़ जान लेना। इसलिए राइटली हम लोग जब बीटेक करते थे ना, तो राइटली हम लोग के जो टीचर थे, प्रोफेसर लोग थे, वो कहते थे कि वीएलएसआई में हमें वीएलएसआई देखना, आने वाले समय में बहुत बड़ा मार्केट होगा। और अभी मुझे समझ में आ रहा है कि सर उस समय बहुत करेक्ट बोलते थे। तो वीएलएसआई मतलब वही फैब्रिकेशन से रिलेटेड है, सेमीकंडक्टर फैब्रिकेशन से रिलेटेड है। ये समझ में आया तुम लोग को? फर्स्ट सेमीकंडक्टर फैब्रिकेशन प्लांट इन इंडिया बाय टाटा ग्रुप एंड पीएसएमसी ऑफ ताइवान। दूसरा देखो, सर्विकल कैंसर। आफ्टर ब्रेस्ट कैंसर, सर्विकल कैंसर एक मेजर कंसर्न है वुमेन के लिए। बहुत सारा डेथ हो रहा है इंडिया में। सेकेंड जो हाईएस्ट जो डेथ हो रहा है सर्विकल कैंसर की वजह से ही हो रहा है, कैंसर के हिसाब से मैं बोल रहा हूँ। और वर्ल्ड में देखोगे तो चौथा नंबर में आता है सर्विकल कैंसर। तो एक तो वही एक टैबू, सोशल टैबू है। तो अभी देखो, पिछले बार ही इंटरिम बजट में भी कहा गया था कि इसको, पिछले बार के बजट में भी कहा गया था, इस बजट में भी कहा गया है कि इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम के अंतर्गत इस वैक्सीन चलाया जाएगा सर्विकल कैंसर्स के लिए। तो इसमें देखेंगे, इसमें बहुत कुछ है जानने के लिए, आखिर कहाँ प्रॉब्लम होता है, क्यों प्रॉब्लम होता है, क्या क्या करना चाहिए, क्या रेमेडी है, तो सब चीज़ समझेंगे हम लोग। एंड लास्ट वन देखो, ओबेसिटी। सच में ओबेसिटी अब मेजर कंसर्न हो चुका है। इसलिए अब मल्टीपल इंटरवेंशन चाहिए, फैमिली की तरफ से चाहिए, प्राइवेट पब्लिक चाहिए, एजुकेशन के रूप में चाहिए, सरकार की तरफ से चाहिए। क्योंकि आदमी का जो खाने का जो तौर तरीका है ना, पूरा चेंज हो चुका है। काम करने का तरीका चेंज हो चुका है ना। पहले देखते हो कितना मस्कुलर काम होता था, अभी लोग खा पी के सो जाता है। या जो टाइप्स ऑफ वर्क है वो डिफरेंट हो गया अभी लैपटॉप के सामने पड़ा हुआ है, काम कर रहा है, बोला थक गए। अब पहले कैसे लोग थकते थे? पहले बहुत अलग तरीके से थकते थे लोग सब, और उसमें कैलोरी बर्न हो जाता था। अभी कहाँ कैलोरी बर्न होता है, अभी तो कैलोरी कंज्यूम होता है। तो ये प्रॉब्लम सब है, समझ गए ना। देखो वो बच्चा कितना बढ़िया से तुम लोग को दिखा के खा रहा है, देख रहे हो ना। सुधर जाओ तुम लोग भी, इस तरह नहीं खाना है। 79 देखो, फर्स्ट सेमीकंडक्टर फैब्रिकेशन प्लांट इन इंडिया बाय टाटा ग्रुप एंड पीएसएमसी। जीएस पेपर 3, साइंस एंड टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट एंड देयर एप्लीकेशंस एंड इफेक्ट्स इन एवरीडे लाइफ अचीवमेंट्स ऑफ इंडियंस इन साइंस एंड टेक्नोलॉजी, इंडियनाइजेशन ऑफ टेक्नोलॉजी एंड डेवलपिंग न्यू टेक्नोलॉजी। ये तुम्हारा बिजनेस स्टैंडर्ड पेपर में आया था 6 मार्च को, ठीक है। तो समझते हैं मतलब क्या है। देखो, तो अभी भारत सरकार का जो कदम देखोगे, स्टेप्स देखोगे, तो इसमें साफ साफ नज़र आ रहा है कि यस, इंडिया चाहता है कि इस बार जो सेमीकंडक्टर का जो बस है उसको हम मिस ना करें, क्योंकि दुनिया जो है वो सेमीकंडक्टर का ही दुनिया है। आज हम लोग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का बात करते हैं, तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कहाँ से होगा? सेमीकंडक्टर से ही होगा। जितना भी इलेक्ट्रॉनिक सामान है, हर एक चीज़ में ही चिप का ज़रूरत होता है। और जानते हो कि हम लोग नेट इंपोर्टर है,
तो इम्पोर्टर बनने से नहीं चलेगा स्टूडेंट। अब समय आ चुका है कि आपको अब पावर हाउस बनना पड़ेगा, अब आपको मैन्युफैक्चरिंग हाउस बनना पड़ेगा। और दूसरी बात ये है कि पूरी तरीके से ये जो सेमीकंडक्टर का जो मार्केट है काफ़ी हद तक उसमें चाइना सबसे लीड करता है। और मान लो कि चाइना कभी भी ताइवान को अटैक करता है तो पूरा दुनिया में डिसरप्शन हो जाएगा सेमीकंडक्टर का। तो इसलिए फ्रेंड शोरिंग और रीशोरिंग ज़रूरी है कि हमारे कंट्री में ही मैन्युफैक्चरिंग हो। और यूनाइटेड स्टेट तो बहुत प्रयास कर ही रहा है चाइना प्लस वन स्ट्रेटजी के हिसाब से कि चाइना में ना बल्कि दूसरे कंट्री में हो। और इसी का एक नतीजा है कि देखो आईफोन सब हमारे कंट्री में स्टार्ट हो गया। करेक्ट, समझ पा रहे हो ना तुम लोग क्या बोल रहे हैं हम? तो ये स्टार्ट हुआ पिछले साल से। पिछले साल भी माइक्रोन ने कहा कि हम करेंगे इन्वेस्टमेंट, और देखो भारत सरकार ने भी बहुत सब्सिडी दिया, उसका गुजरात गवर्नमेंट ने भी सब्सिडी देने का बात किया है। तो ऑन सिमिलर लाइन, समझे, ऑन सिमिलर लाइन इस बार भी टाटा ग्रुप और जो PSMC है तुम्हारा उसका ताइवान का, दोनों ने ही अप्रूव किया कि हम इतना इतना इन्वेस्टमेंट करेंगे फैब्रिकेशंस के लिए। तो देखो क्या लिखा गया है, देखो वहाँ पे इंडिया इंक्रीज इट्स सेमीकंडक्टर एम्बिशन। देख रहे हो भारत का एम्बिशन बढ़ते चला जा रहा है सेमीकंडक्टर को लेकर, क्योंकि फ्यूचर सेमीकंडक्टर है। जैसे यूएस चिप मेकिंग जायंट जो माइक्रोन है उसने कहा ना कि हम फर्स्ट सेमीकंडक्टर प्लांट भारत में कंस्ट्रक्ट करेंगे गुजरात में। करेक्ट, और इससे क्या दिख रहा है कि भारत सच में ही सेमीकंडक्टर को लेकर बहुत सीरियस है, नंबर 1। और ये 2023 में माइक्रोन यहाँ पे आया और तय हुआ कि इन्वेस्टमेंट होगा। रिसेंटली देखो भारत सरकार ने अप्रूव किया है कि 3 और सेमीकंडक्टर यूनिट्स यहाँ पे स्थापित किए जाएंगे। उसके लिए 1.26 लाख करोड़ का एलोकेशन किया गया, समझे। और ये पहला फर्स्ट सेमीकंडक्टर फैब्रिकेशन प्लांट होगा। फैब्रिकेशन प्लांट जहाँ बनाया जाएगा, मैन्युफैक्चरिंग यहाँ बनाया जाएगा, बड़ी बात है। लाया नहीं जाएगा, यहाँ बनाया जाएगा। तो बनाने का मतलब मैन्युफैक्चरिंग करना आता है, समझे। तो इसलिए ये इंपॉर्टेंट हो जाएगा न्यूज़ स्टूडेंट। और देखो जो हमारा टाटा ग्रुप है यानी कि टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स प्राइवेट लिमिटेड, ठीक है, ये बिल्कुल सेमीकंडक्टर फैब्रिकेशन बनाएगा, बट विद द कोलैबोरेशन ऑफ PSMC ऑफ ताइवान। कहाँ पे बनाएगा? धुलेरा में। धुलेरा जानते हो ना, कितना न्यूज़ में रहा है, दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर का एक इंपॉर्टेंट इंडस्ट्रियल कोड है ये, कॉरिडोर है ये, और ग्रीन सिटी है ये, समझ गए ना। तो धुलेरा इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, समझ गए। धुलेरा बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो देखो इस धुलेरा गुजरात का इस जगह पे फर्स्ट सेमीकंडक्टर फैब्रिकेशन प्लांट लगने वाला है। तो थोड़ा यहाँ पे देखो, चाइना ताइवान हॉस्टिलिटी मेड वेरियस कंट्रीज थिंक सीरियसली अबाउट सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग इकोसिस्टम। तो ये जो चाइना और ताइवान का जो संघर्ष है, क्योंकि कभी भी चाइना अटैक कर सकता है ताइवान को, जानते हो ना। और इस बार भी जो इलेक्शन हुआ तो प्रो चाइनीज़ लोग नहीं जीता है, एंटी चाइनीज़ लोग जीता है ताइवान में। तो इस चीज़ को लेकर तो चाइना को खुन्नस होगा ही। और चाइना हर समय वहाँ कुछ ना कुछ करता है डराने के लिए, बम फोड़ देता है वहाँ पे, तो कुछ से कुछ करता है, या फिर मिलिट्री एक्सरसाइज कर देता है वहाँ पे जो साउथ चाइना सी है, समझ गए ना, ताकि डरे ताइवान। तो कभी भी ये जो ताइवान है, क्योंकि वन चाइना पॉलिसी के हिसाब से चाइना तो हमेशा ताइवान को अपना ही मानता है, और पूरा दुनिया को भी कहा गया कि इसको चाइनीज़ ताइपे करके रिकॉग्नाइज करना है ताइवान को। यदि ताइवान के साथ कोई अपना डिप्लोमेटिक टाइज रखता है तो फिर चाइना उसके साथ नहीं रखेगा, ये भी है, समझ गए। इसलिए इंडिया भी ताइवान को एज ए इंडिपेंडेंट कंट्री नहीं देखता है, हम लोग भी चाइनीज़ ताइपे ही बोलते हैं। बात समझ में आया ना। और हमें पता है, ये पूरा दुनिया को पता है कि कभी भी चाइना अटैक कर सकता है ताइवान को। यदि ताइवान को अटैक करेगा तो ये जो सेमीकंडक्टर का जो इकोसिस्टम है पूरा बर्बाद हो जाएगा। तो इसलिए समय रहते ही कंट्री शिफ्ट कर ले, नहीं तो बहुत बुरा स्थिति होगा। कोविड में कितना बुरा स्थिति हुआ था, ग्लोबल जो सप्लाई चेन सिस्टम है पूरा ब्रेक हो गया था। तो कंट्री पहले ही समझ जाए, सभी कंट्रीज सब। देखो वही लिखा गया है, इट इज़ नॉट वेरी डिफिकल्ट टू फोरसी हाउ, मतलब ये ज़्यादा आसान नहीं है समझने के लिए कि ताइवान और चाइना के बीच में रिलेशन बहुत ख़राब चल रहा है। और यदि चाइना कभी भी अटैक करेगा ताइवान को तो ये जो सेमीकंडक्टर का इकोसिस्टम है पूरा बर्बाद हो जाएगा स्टूडेंट, समझ गए ना। तो ग्लोबल चेन, जो ग्लोबल सप्लाई चेन सिस्टम है वो पूरी तरीके से ब्रेक हो जाएगा। तो इसलिए चाहिए कि हर एक अलग अलग कंट्री जो लाइक माइंडेड कंट्री है वो इस तरह का इकोसिस्टम डेवलप करे, और इंडिया बिल्कुल उसी रास्ते में आगे बढ़ रहा है। अब तुम खुद देख लो, जहाँ तक सवाल है इंडियंस का, तो इंडियंस मैन पावर बहुत ज़्यादा है तुम्हारा इसमें सेमीकंडक्टर डिजाइन पूल में, क्योंकि सब यूनाइटेड स्टेट्स में काम कर रहा है हमारा लोग सब। बाहर कंट्री में इंडियंस लोग खूब काम कर रहा है, देखो ना, इंडियंस ही लोग देखो चला रहा है पूरा दुनिया को। यदि हम IT में सेक्टर में बात करेंगे
तो बताओ हमारा टैलेंट पूल कर रहा है। अब जब हम इंडिया में इस तरह का चीज़ लाएंगे तो वो टैलेंट को फिर से हम वापस कर सकते हैं ना। एक से एक टैलेंटेड लोग होंगे, IITian सब होंगे जो इस पे काम कर सकते हैं। तो वही लिखा है कि इंडियन मैन पावर देखो तो लगभग 20% है। वर्ल्ड का जो सेमीकंडक्टर डिजाइन टैलेंट पूल है, यानी कि डिजाइनिंग करने सब में हमारा 20% तो इंडियंस का ही हाथ है। तो जब इतने इंडियंस होशियार है इस चीज़ में, है ना, इस चीज़ में स्किल्ड है, तो काहे नहीं हम अपना कंट्री में इस चीज़ का मैन्युफैक्चरिंग शुरू करें। और जब इंडिया में मैन्युफैक्चरिंग शुरू करेंगे तो ऑब्वियसली सी बात है इंडियंस लोग वेरी टैलेंटेड है ना। और क्योंकि टैलेंट बहुत बड़ा आबादी है ना, घना आबादी है भारत, तो टैलेंट पूल हो जाएगा। और दूसरी बात नहीं होगा तो कोई बात नहीं, इंजीनियरिंग कॉलेज में ये सब्जेक्ट रख दिया जाएगा, और ऐसे भी इंजीनियरिंग कॉलेज में सब्जेक्ट है और उस पर ज़्यादा और वैल्यू दिया जाएगा। जितने भी इलेक्ट्रॉनिक सब्जेक्ट है ना, सब में ये है तुम्हारा, इंस्ट्रूमेंटेशन में भी है, इलेक्ट्रॉनिक्स में भी है, ई में, ट्रिपल में भी है। तो जितने भी आप ई वाला देखते हो ना, इलेक्ट्रिकल वाला, सब में इस तरह का ब्रांच है। एक ना एक सेमेस्टर में आपको पढ़ना ही पड़ता है, हम लोग भी पढ़े थे इसको। तो कहने का मतलब क्या हुआ कि इंडिया में ग्रेट फ्यूचर है इस चीज़ को लेके, समझे ना। बस उसको थोड़ा ग्रोथ करने की ज़रूरत है, उस थोड़ा सा उसको अवेयरनेस फैलाने की ज़रूरत है। होप सो समझ में आ रहा होगा तुम लोग को। आगे देखो, व्हाट आर द स्टेप्स टेकन बाय द इंडियन गवर्नमेंट टुवर्ड्स डेवलपिंग ए सेमीकंडक्टर इकोसिस्टम। तो भारत सरकार ने क्या क्या अभी तक स्टेप्स लिया है ताकि हमारा कंट्री में सेमीकंडक्टर इकोसिस्टम डेवलप हो सके। तो जैसे कि हम लोग जानते हैं कि दिसंबर 2021 में भारत सरकार ने 26,000 PLI के थ्रू, प्रोडक्शन लिंक इंसेंटिव के थ्रू चीप इंसेंटिव स्कीम के लिए दिया था। जानते हो ना, PLI प्रोडक्शन लिंक इंसेंटिव 14 सेक्टर को दिया था ना, उसमें एक तुम्हारा ये चीप मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर भी है। तो इंडिजिनियसली भारत ने किया है। जानते हो PLI का मतलब क्या, कि कंट्री में मैन्युफैक्चरिंग हाउस बनाना, आत्मनिर्भर भारत, ठीक है, इसके लिए दिया है। अब इसमें देखो क्या लिखा गया है, हाँ, इंसेंटिव स्कीम अनाउंसिंग इंसेंटिव फॉर एवरी पार्ट ऑफ द सप्लाई चेन इंक्लूडिंग इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स, सब असेंबली एंड फिनिश पर, जितने भी इस चेन सिस्टम में आते हैं, चाहे इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स हो, चाहे असेंबली हो, चाहे फिनिश गुड्स हो, सब के लिए, सभी चीज़ के लिए स्टूडेंट 76,000 करोड़ रुपया दिया गया है ये फॉर सेमीकंडक्टर। तो भारत सरकार ने पहले भी ये काम किया है। दूसरी बात देखो, इस बार माइक्रोन आया ना, यहाँ पे माइक्रोन के लिए भी देखो, ये प्रोजेक्ट कॉस्ट कितना है, 2.75 ट्रिलियन डॉलर का, सॉरी 2.75 बिलियन डॉलर का ये तुम्हारा प्रोजेक्ट है। उसमें से देखो जो माइक्रोन कंपनी है यूनाइटेड स्टेट्स का, वो कितना कंट्रीब्यूट करेगा, 825 मिलियन डॉलर कंट्रीब्यूट करेगा। 50% सब्सिडी तुम्हारा सेंट्रल गवर्नमेंट देगा, भारत सरकार देगी, और 20% तुम्हारा गुजरात गवर्नमेंट देगी। तो ये बहुत सही स्टेप है कि सरकार खुद ही फ्रंट पे आ रही है काम करने के लिए। देख रहे हो ना स्टूडेंट, यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट 50% सब्सिडी दे रही है, जो वहाँ का जो राज्य सरकार है, क्योंकि ये भी तो गुजरात में ही है, तो वहाँ का जो स्टेट गवर्नमेंट है, गुजरात गवर्नमेंट, वो भी 20% देगी आउट ऑफ 2.75 बिलियन डॉलर। करेंटली देखो, जैसे कि मैंने कहा है, अभी पूरा यदि मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी देखोगे तो 3 कंट्री पूरा लीड करता है। मैन्युफैक्चरिंग में बोल रहा हूँ, डिजाइनिंग में तो यूनाइटेड स्टेट्स ही लीड करता है। करेंटली साउथ कोरिया, ताइवान और चाइना 70% तुम्हारा ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी में आगे है सेमीकंडक्टर को लेकर। तो साउथ कोरिया भी आगे, देखते हो ना, साउथ कोरिया इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए जाना जाता है। ताइवान तो बहुत आगे है सेमीकंडक्टर में। जो PSMC जो बताया कंपनी, वो वर्ल्ड का सबसे बड़ा कंपनी है चिप मैन्युफैक्चरिंग का। और अभी तो देखो ये लोग 5 नैनोमीटर भी बनाना शुरू कर दिया। अब देखो तुम लोगों को समझना चाहिए कुछ, जो 4 नैनोमीटर्स है, 5 नैनोमीटर्स, इसका मतलब क्या है कि जो ट्रांजिस्टर का जो डिस्टेंस होगा और कम होगा। बात समझे, कभी बताए होंगे क्लास में तुम लोग को कि सेमीकंडक्टर, याद करो पिछले क्लास में कई बार तुम लोग को बता चुके हैं कि कैसे काम करता है सेमीकंडक्टर। तो एक ट्रांजिस्टर और दूसरे ट्रांजिस्टर के बीच में जो डिस्टेंस होगा वो 3 नैनोमीटर का होगा, बहुत कम डिस्टेंस होगा। तो कम डिस्टेंस होगा, इसका मतलब ज़्यादा आप फैब्रिकेट कर सकते हो ट्रांजिस्टर को। और जितना ज़्यादा कम डिस्टेंस हो उतना ही ट्रांजिस्टर आप फैब्रिकेट कर सकते हो, और उतना ही प्रोसेसिंग यूनिट बढ़ता है उसका कैपेसिटी, समझे ना। प्रोसेसर बोलते हैं ना जिसको हम लोग, प्रोसेसिंग बढ़ता है उसका। और ये जितने भी 4 नैनोमीटर है, 5 नैनोमीटर, ये सब आईफोन सब के लिए यूज़ होता है। ये सब आईफोन के लिए, फ़ोन वगैरह के लिए यूज़ होता है, आईफोन जहाँ पे बहुत ज़्यादा प्रोसेसिंग यूनिट चाहिए आपको। हाँ, मगर देखोगे दुनिया में जो अधिकतर जो यूज़ होता है इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस सब, जैसे बस हो गया, बहुत सारा होता है, जैसे बहुत सारा इलेक्ट्रॉनिक सामान है, उसमें 28-30 नैनोमीटर यूज़ होता है। तो इंडिया देखो, इंडिया 4 नैनोमीटर नहीं बना सकता है, क्योंकि आप, वो तो एक
बहुत बड़ा टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट है कि 4 नैनोमीटर बना पा रहा है पीएसएमसी सब या फिर यूनाइटेड स्टेट्स सब। इंडिया नहीं बना पाएगा उसको। इंडिया फोकस करेगा अबव 28 नैनोमीटर, और अबव में ही फोकस करने में फ़ायदा है भारत को। क्यों बोलो? क्योंकि 8 नैनोमीटर से ज़्यादा जो स्केल वाला जो चिप्स होगा, समझे ना, उसका यूज़ ज़्यादा है इलेक्ट्रॉनिक्स में। इसका 4 नैनोमीटर 5 नैनोमीटर का होगा खाली ये आईफोन में ही यूज़ होता है, बाकी जगह इसका यूज़ नहीं है वैसा। मगर जो 28 नैनोमीटर या उससे ज़्यादा वाला जो नैनोमीटर है, 50 नैनोमीटर, सब इसका यूज़ बहुत ज़्यादा होता है बहुत सारे डिवाइसेस सब में। तो इसलिए इंडिया भी जो फोकस कर रहा है 4 नैनोमीटर 5 नैनोमीटर पर नहीं फोकस कर रहा है। इंडिया किस पे फोकस कर रहा है? मोर देन 28-29 नैनोमीटर्स पे। आया समझ में ना? और जो अभी बनेगा, जो टाटा ग्रुप ऑफ प्लस तुम्हारा जो ताइवान का जो बेस्ट जो सबसे बड़ा कंपनी है, ये भी फोकस करेगा 28 नैनोमीटर से ऊपर वाला ही फोकस करेगा। आया समझ में ना? क्योंकि इसका मार्केट बड़ा है, सिंपल बात, इसका मार्केट बड़ा है। और दूसरी बात है 4 नैनोमीटर क्यों करेगा? एक तो 4 नैनोमीटर में बहुत टेक्नोलॉजी लगेगा, और वो रैपिड चेंज होने वाला चीज़ है। 4 नैनोमीटर आज है, कल के दिन 1 नैनोमीटर हो जाएगा, तब फिर तो हो जाएगा, फिर पुराना हो जाएगा वो चीज़। और 28 नैनोमीटर वाला रहेगा, उससे ज़्यादा रहेगा तो बहुत सारे अप्लाइंसेस में आप यूज़ कर सकते हो। इस चीज़ को दिमाग में रख लेना है स्टूडेंट तुम लोग को। तो देखो यहाँ पे इंडियाज इंसेंटिव स्कीम्स आर फोकस, यानी कि भारत का जो स्कीम्स वो 3 चीज़ को फोकस करता है सेमीकंडक्टर को लेके। पहला क्या है? ATMP। ATMP का मतलब क्या है? असेंबली, टेस्टिंग, मार्किंग एंड पैकेजिंग। ये 4 चीज़ होता है सेमीकंडक्टर से रिलेटेड। ये सेमीकंडक्टर का तुम्हारा सप्लाई चेन सिस्टम है। जैसे हम कहते हैं ना कि जब सोलर मॉड्यूल्स बनाते हैं तो बहुत अलग तरीके से बनाते हैं ना, 4 प्रोसेस होता है, तो इसमें भी होता है तुम्हारा असेंबली है, टेस्टिंग है, मार्किंग है, पैकेजिंग है। सबके लिए भारत काम कर रहा है, समझे? नंबर 1। दूसरी बात असेंबली एंड टेस्टिंग प्रोजेक्ट्स, वही चीज़ है। तीसरा क्या है? फुल स्केल फाउंड्रीज दैट कैन मैनेज, यानी कि इतना बढ़िया से आप फैक्ट्री बनाओ, इतना बढ़िया से आप मैन्युफैक्चरिंग हाउस बनाओ ताकि वो अच्छे से आपका चिप को बना सके। ठीक है, यहाँ पे भारत सरकार का तीनों फोकस है, तीनों चीज़ पे फोकस है। यानी कि तीनों चीज़ फोकस का मतलब है कि एक प्योर, एक बहुत अच्छा इकोसिस्टम सेमीकंडक्टर के लिए। खाली सेमीकंडक्टर बनाने से नहीं होता, उसको पैकिंग भी तो करना पड़ेगा, उसको असेंबली भी तो करना पड़ेगा ठीक से। तो गवर्नमेंट देखो रिसर्च एंड डेवलपमेंट लैब सेटिंग करने वाली है, और लगभग 10,000 करोड़ रुपया लगेगा उसका। यानी कि गवर्नमेंट इज ऑल्सो सेटिंग अप, यानी कि भारत सरकार तुम्हारा रिसर्च एंड डेवलपमेंट लैब भी बनाने वाली है। ठीक है, और कितना आउटले होगा उसका, कितना पैसा लगेगा? 10,000 करोड़ का। तो गवर्नमेंट देखो, गवर्नमेंट तो अपने हिसाब से बेस्ट कर रही है, ठीक है ना। और इट मस्ट ऑल्सो इंश्योर ए स्टेबल पॉलिसी इन्वायरमेंट। सही बात है ना? आपका जो पॉलिसी होना चाहिए वो स्टेबल होना चाहिए। ऐसा नहीं कि कोई दूसरा सरकार आके फिर इस पॉलिसी को बदल दे। पॉलिसी जरूरी है। और यदि एक पार्टी सिस्टम का पूरा भारत में वर्चस्व हो तो वो और अच्छा है, कंपनी लोगों के लिए और अच्छा है। बीजेपी जो अकेला जो शासन कर रहा है पूरा भारत में, इससे बहुत फायदा होता है, क्योंकि कॉन्फिडेंस दिखता है ना लोगों का। जितना गवर्नमेंट स्टेबल हो उतना एफडीआई तेज आता है, उतना एफडीआई आएगा, एफपीआई आएगा। तो इसलिए पॉलिसी में भी स्टेबिलिटी होना जरूरी है। देखो व्हाट वर द डिसीजन टेकन बाय द यूनियन कैबिनेट अबाउट 3 चीप प्रोजेक्ट्स रिसेंटली। तो सरकार ने क्या क्या डिसीजन लिया, देखो वही सब चीज़ है। देखो यूनियन कैबिनेट ने 3 चीप प्रोजेक्ट्स लगभग वही ₹1.26 लाख करोड़ को वो कर दिया, मंजूरी दे दिया है। वही हमारा जो धुलेरा में बनने वाला है, यू नो डैट। और उसमें देखो जो PSMC बोल रहे हैं, उस कंपनी का पूरा नाम क्या है? देखो ताइवान बेस्ड पावर चिप सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग कॉर्पोरेशन। ठीक है, और ये कितना पैसा लगाएगी? ये 91,000 करोड़ रुपया देगी। समझ पा रहे हो ना? यूनियन कैबिनेट ने एक सेपरेट भी प्रपोजल रखा है, मतलब क्लियर कर दिया सेपरेट प्रपोजल टाटा ग्रुप का कि ठीक है आसाम में भी एक प्लांट लगेगा, असेंबली प्लांट। देख रहे हो इंडिया में बहुत सारा जगह पे होगा। धुलेरा में तो तुम्हारा इसके लिए बनाने के लिए जहाँ बनेगा धुलेरा में बनेगा चिप, समझे ना। असेंबली के लिए आसाम में 27,000 करोड़ के लिए, तो 27,000 करोड़ का वो पैकेज होगा। ठीक है, उसके लिए भी भारत सरकार ने मंजूरी दे दिया है। दूसरा प्रपोजल है सनद, गुजरात में, सनद जगह का नाम है गुजरात में, वहाँ पे भी लगभग कह सकते हो कि 8,000 करोड़ का तुम्हारा इन्वेस्टमेंट होने वाला है। तो वो ये भी असेंबली के लिए ही है स्टूडेंट। तो देखो बहुत अच्छा काम कर रहा है। देखो जैसे कि मैंने कहा ना कि ज़्यादातर हम लोग जो फोकस करेंगे 28 नैनोमीटर पे फोकस करेंगे, समझे। 50 नैनोमीटर फोकस करेंगे, 55 नैनोमीटर फोकस करेंगे। हम लोग 5 नैनोमीटर और 4 नैनोमीटर फोकस नहीं करेंगे। उसका रीजन क्या है मैं बता चुका हूँ तुम लोग को, समझ गए ना। तो दिस प्रोजेक्ट फॉलो द गवर्नमेंट अप्रूवल इन जून। देखो गवर्नमेंट ने जैसे 2013 में माइक्रोन टेक्नोलॉजी को आया कि आप आ सकते हो असेंबली करने के लिए, टेस्टिंग करने के लिए गुजरात में, तो वहीं से ये सिलसिला शुरू हुआ है। और अभी देखो, अभी तो कह सकते हो कि दुनिया का जो सबसे बेस्ट कंपनी है फैब्रिकेशन के लिए, उसको भी हमने न्योता दे दिया और वो तैयार हो गया।
तो ये दिखता है सरकार का मतलब विजन मैन्युफैक्चरिंग के लिए, वो सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग के लिए, विच इज़ वेरी गुड। आगे देखो स्टूडेंट, तो स्किल लेबर डैट कैन वर्क ऑन फैक्ट्री फ्लोर्स ऑफ ए फैब फैसिलिटी इज़ अ रियल प्रॉब्लम। देखो सबसे बड़ी बात है कि स्किल लेबर कहाँ से लाओगे, ठीक है, हमारा दुनिया में ना शेयर है 20% इंडियंस का, हमारा इंडिया में जो इकोसिस्टम है सेमीकंडक्टर वो तो बहुत वीक है, तो उसको लाना, स्किल्ड मैन पावर को लाना ये एक सबसे बड़ा चुनौती होगा। तो वही बोला कि आप जो इन्वेस्टमेंट कर रहे हो ये फैब्रिकेशन फैसिलिटी में, अच्छी बात है, इससे एम्प्लॉयमेंट मिलेगा, एम्प्लॉयमेंट जॉब अपॉर्चुनिटी किसको मिलेगा, वो स्किल्ड वर्कर्स को ना मिलेगा, जो तेज होगा, जो इंजीनियर लोग हैं जिसको वो पता होगा। अब मान लो कि स्किल्ड वर्कर ही नहीं तो फिर कैसे काम चलने वाला है। वही बोला कि जो हाउएवर स्किल लेबर डैट कैन वर्क ऑन फैक्ट्री, बहुत मुश्किल है मिलना अभी, क्योंकि अब तुम बहुत ही वो सावधान हो गया, अब तुम इंजीनियरिंग कॉलेज में जाके ये चीज़ ओके करोगे तो भाई तब तक स्किल ट्रांसलेट होने में टाइम लगेगा। यदि आप शुरू से करते, क्योंकि हर इंजीनियरिंग कॉलेज में VLSI टेक्नोलॉजी नहीं है, खाली वो लोग बोलता है, मगर वो लोग पास लैब वैसा है नहीं, बहुत कम ही कॉलेज में है ये इंजीनियरिंग कॉलेज में, समझे ना। तो देखो वही लिखा गया है कि इन दिस रिगार्ड AICT उसने इंट्रोड्यूस किया है तुम्हारा वही मैन्युफैक्चरिंग और डिजाइन तुम्हारा ये इंजीनियरिंग कॉलेज सब में, ठीक है, अभी किया, मगर टाइम लगेगा उसको स्किल, समझे ना, वो स्किल को वो करने में तो पुल करने में टाइम लगेगा, क्योंकि अभी जब ये शुरू किया इसने जानते हो ना ICT मतलब जो देखता है पूरा यूनिवर्सिटी सबको, तो अभी लागू किया है। देखो ये प्रॉब्लम है, तो इट इज़ एक्सपेक्टेड दैट स्किलिंग एंड प्रॉपर ट्रेनिंग कैन हेल्प रिजॉल्व द टैलेंट शॉर्टेज प्रॉब्लम, यानी कि हम बहुत अच्छे से स्किल ट्रेनिंग कर दे, लोगों को सिखा दे, तो जो भी प्रॉब्लम है वो प्रॉब्लम सॉल्व हो सकता है, और जो टैलेंटेड लोग हैं उसको हम पुल कर सकते हैं। इसको जल्दी करना पड़ेगा। तो फाइनल शब्द क्या है स्टूडेंट, फाइनल शब्द ये कि जो PLI स्कीम हम दिए, PLI स्कीम के अंतर्गत जो हम 70,000 करोड़ रुपया दे रहे हैं, इतना लार्ज सब्सिडी दे रहे हैं, अच्छी बात है, ये गुड बिगिनिंग है, समझे ना। इसमें प्राइवेट और पब्लिक सेक्टर दोनों को ही बहुत अच्छे से आना पड़ेगा, वही प्राइवेट सेक्टर को बहुत अच्छे से आना पड़ेगा, गवर्नमेंट को भी स्टेबल पॉलिसी देना होगा, गवर्नमेंट को भी प्रोटेक्ट करना पड़ेगा। सबसे बड़ी बात है कि हमारा लैक ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर, जो इंफ्रास्ट्रक्चर का जो बॉटलनेक्स है उसको ठीक करना, जैसे पावर सप्लाई। अब तुम लोग को पता है कि यदि 1 सेकेंड भी लाइट चला जाए सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी में, इकोसिस्टम में, तो बहुत ज़्यादा लॉस हो जाएगा 1 सेकेंड भी लाइट जाने से, क्योंकि इतना लाइट पे टिका हुआ है। लॉट ऑफ वाटर चाहिए, याद है ना ताइवान में वाटर क्राइसिस हो गया था तो बंद हो गया था, सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग इकोसिस्टम बंद हो गया था, तो लॉट्स ऑफ वाटर चाहिए आपको, हाँ आपको थ्रू आउट पावर सप्लाई चाहिए, ट्रांसपोर्टेशन नेटवर्क आपका दुरुस्त चाहिए। तो ये सब चीज़ पहले हमें ये जो हमारा जो इंफ्रास्ट्रक्चर बॉटलनेक्स है उसको ठीक करना होगा, समझे। दूसरी बात है कि आपको चिप प्रोड्यूस करना है, एक्सपेंसिव प्रोसेस है, ये बहुत ही प्रिसाइज प्रोसेस है, बहुत ही कॉम्प्लेक्स स्टेप्स इसमें इन्वॉल्व रहेंगे, और 1 सेकेंड भी यदि लाइट चला गया तो ह्यूज लॉस हो जाएगा स्टूडेंट। तो इसलिए ठीक है, इट इज़ अ वेरी गुड बिगिनिंग, अच्छा बिगिनिंग है, चैलेंजेस है मच, ठीक है। अब इस चीज़ को यदि मान लो कि यहाँ पे भी हम काम नहीं करेंगे तो हम बहुत पीछे चले जाएंगे। ऐसे भी हम सेमीकंडक्टर का दौर पीछे वाला खो चुके हैं, है ना, उस दौर में देखो चाइना कहाँ निकल गया, अब इसको भी यदि हम खो देंगे तो बहुत पीछे चले जाएंगे हम लोग, समझ रहे हो ना। इट इज़ अ वेरी गुड बिगिनिंग। सेकंड नंबर देखो 80, 2-pronged strategy is needed to control cervical cancer in India. GS paper 2, social justice and governance. Issues relating to development and management of social sector or services relating to health, education and human resources. ये हिंदू पेपर में आया था 5 मार्च को। तो देखते हैं मामला क्या है। देखो सर्विकल कैंसर जैसे कि मैंने कहा है, ये महिलाओं में होता है, बॉयज़ में भी होता है, ऐसा नहीं कि बॉयज़ में नहीं होता है, बॉयज़ में भी होता है, ये अधिकतर तुम्हारा जो होगा महिला में होगा। भूटान मात्र एक ऐसा कंट्री है जिसमें पूरी तरीके से इम्यूनाइजेशन है, बॉय के लिए भी, इनफैक्ट बॉय के लिए भी वैक्सीन दिया जाता है भूटान में, और गर्ल्स के लिए तो है ही। भूटान बहुत सक्सेसफुल है सर्विकल कैंसर को एलिमिनेट करने में, समझ गए। देखो तो सर्विकल कैंसर होता कहाँ पे है, तो उससे पहले सर्विक्स समझो। सर्विक्स जो है वो लोअर मोस्ट पार्ट ऑफ यूटरस है, यानी कि जो फीमेल का जो प्राइवेट पार्ट है यूटरस का जो नीचे वाला हिस्सा उसको बोलते हैं सर्विक्स, और यहीं पे क्या होता है, कुछ प्रॉब्लम हो जाता है। अब देखो बच्चे लोग प्रॉब्लम कैसे होता है इसको समझना पड़ेगा तुम लोग को अच्छे से। देखो स्किन टू स्किन कॉन्टैक्ट, यानी कि जब सेक्सुअल कॉन्टैक्ट होता है तो उस समय जो वायरस है वो गर्ल्स के जो लोअर मोस्ट पार्ट है वहाँ पे अकुमुलेट हो जाता है। मगर जरूरी नहीं कि अकुमुलेट हो जाए तो सर्विकल कैंसर होगा ही होगा, जरूरी नहीं है। कई बार क्या होता है कि वो वायरस निकल भी सकता है,
मगर क्या है कि यदि अकुमुलेट होते 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 यदि पूरा पूरा अकुमुलेट हो जाए वहाँ पे, तब सर्विकल कैंसर होने का चांस है। मतलब ऐसा नहीं कि सर्विकल कैंसर होगा ही होगा, मगर चांसेस है वहाँ पे होने का, क्योंकि वायरस वहाँ पे क्या होता है कि वायरस नॉर्मली वहाँ से ख़त्म हो जाता है, वो चला जाएगा वहाँ से, मगर कई बार क्या होता है कि अकुमुलेशन होना भी शुरू हो जाएगा। जब अकुमुलेशन होना शुरू हो जाएगा उस पार्ट में, सर्विक्स पार्ट में, तो उसको बोलेंगे सर्विकल कैंसर। इसलिए कहा जाता है, WHO ने भी कहा है कि जो 35 ईयर्स एज जो गर्ल्स है ना, 35 ईयर्स और 45 ईयर्स वाले लोग, इस ब्रैकेट वाले जो एज वाले जो गर्ल्स हैं या महिला जो है, उनको ज़रूर स्क्रीनिंग करवाना चाहिए। यदि सही टाइम पे स्क्रीनिंग होगा ना, तो इस तरह का कोई प्रॉब्लम ही नहीं होगा। और दूसरी बात है कि जब गर्ल्स का एज, वही मैं बताऊंगा, पॉवर्टी एज होने से उसी के आसपास, पॉवर्टी समझ रहे हो ना, जहाँ पीरियड शुरू होता है, उस समय यदि वो वैक्सीन करवा दे तो ठीक हो जाएगा, ये प्रॉब्लम कभी होगा नहीं। मगर लैक ऑफ अवेयरनेस कहो या इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम में इसको नहीं डाला गया। इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम जानते हो ना, जहाँ पोलियो वगैरह सब दिया आता, बहुत कुछ दिया आता, उसमें भी यदि इसको इंक्लूड कर देंगे तो ये प्रॉब्लम होगा ही नहीं। आ रहा है समझ में? तो देखो आखिर कौन से वायरस के वजह से होता है, तो ह्यूमन पपलुमा वायरस, समझे ना, इस वायरस के वजह से होता है, HPV बोलते हैं, समझ गए ना। हाँ, तो मगर इससे हम वैक्सीनेशन दे दे तो हम लोग प्रिवेंट कर सकते हैं, यानी कि हम लोग वैक्सीन प्रोवाइड कर दे अगेंस्ट HPV, तो गर्ल्स लोग को प्रॉब्लम नहीं होगा। तो वी कैन प्रिवेंट सर्विकल कैंसर दैट कैन सीरियसली अफेक्ट ए ह्यूमन हेल्थ। अब देखो आंकड़ा देखो स्टूडेंट, एज द फोर्थ, दुनिया में देखोगे ना तो चौथा कारण है जिसकी वजह से महिला का बहुत ज़्यादा डेथ हो रहा है। और यदि मैं कहूँ तो सर्विकल कैंसर से पूरा दुनिया में स्टूडेंट प्रत्येक साल 3 लाख से ज़्यादा महिलाओं का मौत होता है। देखते हो कितना डेंजरस चीज़ है ये। हाँ, 3 लाख से ज़्यादा महिला का जान जाता है, बहुत बड़ी बात है। देखो, और इंडिया में कहा जाए तो इंडिया में ब्रेस्ट कैंसर के बाद ये सेकंड रैंक है जिसकी वजह से महिलाओं का मौत होता है। ब्रेस्ट कैंसर सबसे फर्स्ट है, सेकंड तुम्हारा सर्विकल कैंसर है। गिवन द कंट्री, देखो इंडिया का देखो पॉपुलेशन साइज भी तो बहुत बड़ा है ना, तो लगभग देखो 50 करोड़ जो महिला है 15 साल से ऊपर, सबको रिस्क है बाबू, सबको रिस्क है, समझे ना। तो देखो HPV वैक्सीन कैन हेल्प प्रिवेंट 6 HPV कैंसर्स। देख रहे हो, ये जो वैक्सीन हम देते हैं, इस वैक्सीन से जो 6 टाइप का जो तुम्हारा कैंसर होने का चांस है HPV का, वो ठीक हो सकता है। तो देखो 5 तो महिलाओं में मिलता है, 5 ऑफ दिस अकर इन ह्यूमन, और 1 तुम्हारा बॉयज़ में होता है। इसलिए मैं कहता हूँ बॉयज़ को भी HPV वाला दिया जाता है, समझे ना, यही रीजन। और भूटान में चलाया जाता है ये चीज़, तो बॉय को भी होने का चांस है, ये मैं बोल रहा था। देखो तो महिला में क्या है, वल्वर, अनाल, वेजिनल, थ्रोट एंड सर्विकल, ये सब तुम्हारा यहाँ पे होने का चांस रहता है। तो इसलिए HPV वैक्सीन दोगे तो यह हर जगह से, समझे ना, महिला को कैंसर नहीं होगा। तो 1 बॉय को भी अटैक करता है। आगे देखो, यहाँ पे देखो, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय सर्विकल कैंसर एंड व्हाई इज इट कंसिडर्ड अ मेजर प्रॉब्लम फॉर इंडियन गर्ल। क्या होता है सर्विकल कैंसर और क्या है, तो इस पिक्चर में देख सकते हो बच्चे लोग कैसे सर्विकल कैंसर होता है। देखो यूटेरस, देखो दिखा तुम लोग को, वहाँ पे देखो, ये देखो कैंसरस टिश्यूज, यूटेरस का जो नीचे वाला हिस्सा है, बोले ना लोअर वाला हिस्सा, उसी को सर्विक्स कहते हैं। देखो अब नॉर्मल सिचुएशन नहीं है वहाँ वो स्वेलन हो रहा है ना, देख रहे हो वहाँ पे स्वेलन हो रहा है वो, ठीक है। नीचे देखो कि वेजिनल वॉल है, ऊपर यानी कि यूटेरस और वेजिनल वॉल के बीच में तुम्हारा इस तरह का सर्विक्स बनता है। और यहीं पे यदि तुम्हारा वायरस अकुमुलेट होते चला गया तो सर्विकल कैंसर होने का चांस है। बात समझ रहे हो ना बच्चे लोग। तो यहाँ पे देखो, कैंसर ऑफ सर्विक्स इज ए यूनिक अमंग कैंसर बिकॉज 99% ऑफ केसेस आर लिंक टू द इन्फेक्शन विथ, वही बोला कि 99% तुम्हारा HPV के वजह से होता है, ह्यूमन पैपिलोमा वायरस की वजह से होता है, जो कि कॉमनली कैसे ट्रांसमिट होता है, वही स्किन टू स्किन की वजह से, सेक्सुअल कॉन्टैक्ट की वजह से हो रहा होता है। तो वाइल मोस्ट HPV इन्फेक्शन रिजॉल्व स्पॉन्टेनियसली, देखो मैंने कहा ना कि अधिकतर जो HPV जो इन्फेक्शन होता है वो अपने आप ठीक हो जाता है, समझे ना, वो अपने आप हट जाएगा, वहाँ से वायरस अपने आप खत्म हो जाएगा। मगर क्या होता है तुम्हारा, कई बार वहाँ पे अकुमुलेट होना शुरू हो जाता है। नॉर्मल कंडीशन क्या है कि वो अपने आप हट जाएगा वहाँ से, वो जो भी वायरस ट्रांसफर हो रहा है अकुमुलेट, वो अपने आप खत्म हो जाएगा। मगर कई ऐसे सिचुएशन में क्या है, अकुमुलेट होना शुरू हो जाता है। तो वही बोला कि अधिकतर जो HPV इन्फेक्शन है रिजल्ट स्पॉन्टेनियस अपने आप खत्म हो जाता है। द ह्यूमन रिमेम्स सिम्टम फ्री, परसिस्टेंट इन्फेक्शन कैन लीड टू सर्विकल, और बार बार इन्फेक्शन हो रहा है। लेट से एक बार नॉर्मली क्या होता है कि वहाँ से हट जाएगा, वायरस खत्म हो जाएगा। मान लो कि एक बार हुआ इन्फेक्शन, फिर दूसरा बार हुआ, फिर अकुमुलेट होते
सर्विकल कैंसर हो सकता है। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि सर्विकल कैंसर से पहले बहुत सारा ऐसा स्टेज है जहां पर हम तुरंत पकड़ सकते हैं कि फ्यूचर में इसका सर्विकल कैंसर हो सकता है कि नहीं हो सकता है, और यदि सही टाइम पे आपने इंटरवीन कर दिया तो महिला का जान बच सकता है बाबू, समझे ना। इसलिए भारत सरकार ने बोला ना कि हम इसको मास इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम के अंदर यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम के अंदर हम डाल देंगे वैक्सीन को, समझ गए ना। तो देखो इट इज़ द सेकेंड मोस्ट, जानते हो कि इंडिया में सेकेंड मोस्ट रीजन है कैंसर का ये, फर्स्ट तुम्हारा ब्रेस्ट कैंसर। तो देखो 55 ईयर्स से लेके 44 ईयर्स तक महिलाओं को होने का चांस है आफ्टर ब्रेस्ट कैंसर एनुअली। मोर देन देखो हमारे इंडिया में देखो ना 77,000 लोग मर रहे हैं, गर्ल्स मर रही हैं बिकॉज ऑफ दिस सर्विकल कैंसर, समझ गए। हाँ वैक्सीन है, स्क्रीनिंग देखो ना, जो टेस्टिंग होता है सर्विकल का, बताओ 2% टेस्ट हो रहा है, यानी कि 100 महिला है तो 2 महिला टेस्ट करवा रही है, इतना कम स्क्रीनिंग हो रहा है। आ रहा है समझ में ना। तो प्रॉब्लम बहुत सीरियस प्रॉब्लम है ये, इसको सॉल्व करना पड़ेगा ठीक से। तो व्हाट इज द WHO स्ट्रेटेजी? WHO का क्या स्ट्रेटेजी है? ये 90 70 90 क्या है, ठीक है, ये स्ट्रेटेजी का नाम है, ये प्रोग्राम का नाम है ना। कोई पूछ लेगा यूपीएससी में 90 70 90 कौन सा उसके लिए है, कौन सा प्रॉब्लम को खत्म करने के लिए है? सर्विकल कैंसर, ठीक है। 90 90 90 था ना जी, किसके लिए था वो? टीबी के लिए था वो, हाँ हाँ HIV एड्स या टीबी ऐसे कुछ होगा। टीबी के लिए भी इस तरह का कुछ स्कीम था वो, अच्छा एड्स के लिए, ठीक है। तो इस तरह होता है पॉलिसी, समझे ना, इसलिए याद रखना चाहिए। कई बार यूपीएससी है बाबू कुछ भी पूछ सकता है, हम पिछले साल पढ़ाए होंगे हम। तो देखो WHO का जो स्ट्रैटेजी है 90 70 90 ये जो ट्रिपल पिलर है, और 2030 तक, समझे ना, 2030 तक इस पे फोकस करने का बात है। क्या किस तरह फोकस किया जाएगा? हाई क्वालिटी हेल्थ केयर और इक्विटेबल हेल्थ केयर सर्विस, यानी कि लोगों को अच्छा खासा सर्विस प्रोवाइड हो ताकि कोई भी बीमारी है पता चल जाए। देखो नंबर 1 90% गर्ल को फुली वैक्सीनेट करना पड़ेगा बाय द एज ऑफ 15 ईयर्स। 15 साल से पहले ही आपको वैक्सीन पिला देना होगा 90% लोग कम से कम, नंबर 1। दूसरा क्या है? 70% महिलाओं को हाई परफॉर्मेंस स्क्रीनिंग टेस्ट करने की जरूरत है। मैंने कहा 35 ईयर्स और 45 ईयर्स में, क्योंकि सर्विकल कैंसर होने में टाइम लगता है बच्चे लोग, समझे ना, वो अचानक नहीं हो जाएगा, वही वहाँ पे सर्विक्स पे अकुमुलेट होते 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 तब इन्फेक्शन होने के बाद होता है। इसलिए 35 ईयर्स और 45 ईयर्स में प्रॉपर स्क्रीनिंग की जरूरत है। कितना % स्क्रीनिंग की जरूरत है? 70%। तो 90 समझ में आ गया, 70 समझ में आ गया, फिर 90 समझो। 90 क्या है? 90% ह्यूमन डिटेल, यानी कि 90% जो महिला का लक्षण है, हुआ नहीं है कैंसर, लक्षण पता चल जाएगा ना। यदि वहाँ पे सर्विक्स में यदि अकुमुलेशन होगा वहाँ पे तो पता चल जाए, HPV का यदि अकुमुलेशन होगा पता चल जाएगा ना। तो ऐसे 90% महिलाओं को ना ट्रीटमेंट देना, केयर देना, ये अच्छे से केयर देना, तो वो 90% है आपका। होप सो समझ में आ गया होगा। तो ये जो HPV वैक्सीन है इंट्रोड्यूस भारत में 2008 में ही कर दिया गया, और अब रिकमेंडेशन दिया गया कि यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम 2023 में, ठीक है, अब शामिल कर दिया गया है स्टूडेंट इसके अंदर, ठीक है। और भारत सरकार बहुत वो हो रही है, मतलब काफ़ी अटेंटिव हो रही है इस चीज़ में, क्योंकि बहुत सारे डेथ 77,000 वुमेन आर लूजिंग देयर लाइफ, तो बहुत बड़ा आंकड़ा है ये। तो आगे देखो, तो ये ट्रू प्रॉन्ग स्ट्रेटेजी क्या है भारत के लिए, यानी कि ये 2 स्ट्रेटेजी क्या है जिससे जो चीज़ हम लोग करेंगे, यदि 2 स्ट्रेटेजी को हम ठीक से फॉलो करेंगे तो इस तरह का सर्विकल कैंसर को हम रिड्यूस कर सकते हैं इंडिया में। तो देखो वैक्सीनेशन करना होगा, पहला स्ट्रेटेजी। 9 ईयर्स से लेके 14 ईयर्स तक की जो गर्ल है, जो बच्ची लोग हैं, इस बार देखो इंटरिम बजट में भी तुम्हारा इसके लिए पैसा दिया गया, समझे ना, इसमें भी अनाउंस किया गया। तो नेशनल टेक्निकल एडवाइजरी ग्रुप जो है वो इंट्रोड्यूस कर रहा है HPV वैक्सीन, और उसने कहा कि यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम हम देंगे 9-14 ईयर्स के बच्चे लोग को बीच में, समझ रहे हैं, इस ग्रुप में हम देंगे। नंबर 1, हाँ हमारे पास वैक्सीन है, तो हमारे पास वैक्सीन है, एक तो इंडिया का खुद बना हुआ वैक्सीन है, एक उस वैक्सीन को बोलते हैं सर्वावैक, जो कि सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ने बनाया है, एक हमारा इंडियन वैक्सीन है, और जो कि एक डोज कितना लगता है? 2,000 रुपये लगता है एक डोज का। दूसरा क्या है? दूसरा भी वैक्सीन है जो इंडिया का नहीं है, बाहर का है, वो गाडासिल 4, जो जिसका दाम लगभग 4,000 रुपया है पर डोज, समझ गए। एक अपना इंडिया का है सर्वावैक, समझ गए ना। अदर इंपॉर्टेंट क्या है कि यह सिंपल स्क्रीनिंग करना, स्क्रीनिंग करेंगे तो अच्छी, देखो स्क्रीनिंग किस तरह, तो मिनिमल जो टूल्स सब है, जैसे ह्यूमन आई का देख लेना है ना, वाइट विनेगर देख लेना, लूगल आयोडीन से, यानी कुछ चीज़ से ना पता कर लेना। तो ये सिंपल तरीके से, जैसे बोलते हैं ना घर का नुस्खा टाइप का,
छोटे छोटे चीज़ से हम देख सकते हैं। तो इससे सर्विकल कैंसर पता चल जाता है अर्ली स्टेज में। जब अर्ली स्टेज में आप पकड़ लोगे तो जाहिर सी बात है महिलाओं का जान बच जाएगा, जो बात है, समझे ना हम। हाँ, जब मान लो कि एबनॉर्मल ग्रोथ हो गया, बहुत ज़्यादा ही हो गया, अब लगभग कैंसर ही हो गया, तो उस समय हमें कायरोथेरेपी देना चाहिए। कायरोथेरेपी का मतलब क्या, प्रॉपर केयर देना चाहिए, प्रॉपर केयर देना चाहिए उन लोग को, समझे। ये हो गया ताकि और ज़्यादा एबनॉर्मल ग्रोथ ना हो। तो जो भी ये दो स्टेप समझ गए, एक वैक्सीनेशन देना और दूसरा क्या है तुम्हारा, कायरोथेरेपी देना, ठीक से अच्छे से केयर करना। तो ये दो स्ट्रेटजीज हम चलेंगे तो जाहिर सी बात है हम सर्विकल कैंसर को रिड्यूस कर सकते हैं। और देखो पूरा दुनिया में जो डेथ हो रहा है सर्विकल कैंसर का 25% तो इंडिया में ही डेथ हो रहा है, तो इसलिए बहुत ज़रूरी है स्टूडेंट। होप सो समझ में आ गया होगा तुम लोग को। चलो आगे बढ़ते हैं, लास्ट वन। हाँ, उससे पहले ये देखो 81, इसी को जूम कर लो बच्चे लोग फिगर को। हाँ, यहाँ पे ये देख पा रहे हो क्या मैं दिखा रहा हूँ, देखो तो यहाँ पे ये वाला इसको जूम करो तुम। हाँ, ये जूम करो, यहाँ पे जूम करके देखो 1990 में क्या स्थिति था और 2022 में क्या स्थिति है, ठीक है। ये आंकड़ा से तुमको बहुत कुछ समझ में आएगा। पहले इंडिया का देखते हैं, देखो इंडिया का देखो, चलो पहले बॉयज़ और गर्ल्स का देखते हैं, नीचे वाला, यानी कि 0.2 हाँ, यानी कि लगभग 2 लाख बॉयज़ और 2 लाख गर्ल्स, ठीक है। 2 लाख बॉयज़ और 2 लाख गर्ल्स ओबेसिटी था, यानी कि मोटापा का शिकार था। अभी देखो 7 + 5 करोगे तो कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा, है ना, 12-13, यानी कि लगभग कह सकते हो कि वो आंकड़ा बढ़ के करोड़ों में हो गया है। 12-13 हाँ, लगभग 1 करोड़ समथिंग हो गया है, 1.2 करोड़ हो गया है। कहाँ 4 लाख, कहाँ तुम्हारा 1.2 करोड़, ऐसा कुछ। तो मैन और वुमेन का भी देख सकते हो, मैन और वुमेन का देखो कितना है, 2 और 1 है, बहुत कम है। इधर 2022 में देखो 26 और 44 है, ठीक है। तो कहने का मतलब क्या कि मैन और वुमेन में भी ओबेसिटी बढ़ा है। अभी मैं आंकड़ा बता दूंगा तुम लोग को, बस ये समझने का प्रयास करो कि 1990 में जो छोटे बच्चे लोग का, गर्ल्स का, बॉयज़ का जितना ओबेसिटी था उसके कंपैरिजन में एक्सपोनेंशियल ग्रोथ है अभी के टाइम में, समझ रहे हो ना, एक्सपोनेंशियल ग्रोथ है। हाँ, इसमें ठीक से वो नहीं दिया गया है, नीचे नहीं लिखा गया है, बट बस आंकड़ा दे के समझने का प्रयास करो कि ओबेसिटी कितना ज़्यादा बढ़ा है। आप यदि ये जो भी करेंट अफेयर्स है इसका वेबसाइट में जाओगे ना, जो वेबसाइट लिंक दिया गया है ना यहाँ पे, वहाँ पे जाओगे तो यूल गेट आंकड़ा, आपको डाटा मिल जाएगा वहाँ पे। मगर समझो बात की कि मैटर क्या है। तो 81, ओबेसिटी इज़ बिकमिंग ए मेजर कंसर्न, मल्टीपल इंटरवेंशंस आर नीडेड। GS पेपर 2 सोशल जस्टिस एंड गवर्नेंस, सेम है तुम्हारा सिलेबस जो इससे पहले 80 में देखे थे। न्यूज़ तुम्हारा क्या, ये 11 मार्च को आया था टाइम्स ऑफ इंडिया में। तो देखो मामला क्या है, यहाँ पे समझो, यहाँ पे सब समझ में आ जाएगा। ओबेसिटी क्या है, कैसे हम इसको मेजर करते हैं। तो WHO के हिसाब से ओबेसिटी का मतलब है कि ये एबनॉर्मल अकुमुलेशन है या एक्सेसिव अकुमुलेशन है फैट का, और इसके वजह से हेल्थ पे प्रॉब्लम हो रहा है, यानी कि ज़्यादा फैट हो गया बॉडी में, एक्सेसिव फैट हो गया बॉडी में, समझे। और इसको हम BMI के थ्रू जान लेंगे, बॉडी मास इंडेक्स। बॉडी मास इंडेक्स जानते हो ना कि आदमी का जो वेट है हाइट के हिसाब से कितना उसका वेट है। यदि हाइट हिसाब से ज़्यादा वेट है तो वो पक्का वो ज़्यादा ओवरवेट होगा। और ओवरवेट होने के बाद का स्टेज होता है तुम्हारा ओबेसिटी। पहले ओवरवेट होता है स्टूडेंट, समझे ना, और ओवरवेट कुछ ज़्यादा ही हो गया तब ओबेसिटी होगा। ऐसा नहीं कि हर ओवरवेट वाला लोग ओबेसिटी होगा ही, ऐसा जरूरी नहीं है। नीचे देखो BMI मतलब वही है कि नथिंग वेट बाय हाइट है। अब इसमें देखो कैसे, इसमें वही देखा जाता है कि कितना आपका वेस्ट सरकमफ्रेंस, यानी कि जो पेट है, पेट कितना बाहर निकला हुआ है, समझे ना, उससे ओबेसिटी पता चल जाता है। देखो दूसरे तरीके से कहा जाए, जिसका BMI, बढ़िया समझना, जिसका BMI 25 या 25 से ज़्यादा है वो ओवरवेट है, समझ गए ना, वो ओवरवेट है। जिसका BMI 30 या 30 से अधिक है वो ओबेसिटी है उसमें, समझ रहे हो ना। तो पहले ओवरवेट स्टेज आता है, ओवरवेट के बाद स्टेज आएगा ओबेसिटी का। तो इसलिए जरूरी नहीं है कि हर मोटा आदमी ओबेसी हो, ठीक है ना, वो ओवरवेट भी हो सकता है। और कुछ ज़्यादा ही मोटा आदमी है तो वो क्या हो जाएगा, फिर ओबेसिटी का शिकार हो जाएगा, समझ गए ना। और सब में देखा जाता है, देखो तो BMI कैटेगरी डिफर करता है एज टू एज, जेंडर टू जेंडर। अब देखो इंडिया का रैंक देखो कितना खराब है, 197 कंट्रीज़ में इंडिया का देखो ओबेसिटी 182 में आते हैं हम लोग, कितना ज़्यादा है, समझ रहे हो ना, बहुत ज़्यादा ओबेसिटी है यहाँ पे। हाँ, किसके लिए है, हाँ, अमंग इतना
इन वुमेन एंड 180 फॉर मैन। बताओ, महिलाओं में हम लोग 182 है और पुरुष में 180 है, मतलब स्थिति बहुत खराब है हमारा। आगे देखो क्या होता है ओबेसिटी से। जब ओबेसिटी होगा तो बिल्कुल आपका जो ऑर्गन्स है बॉडी का, हार्ट में प्रॉब्लम आने का चांस होता है, लीवर में प्रॉब्लम आने का चांस होता है, हार्ट से रिलेटेड जो डिजीज़ है वो बढ़ने का चांसेस रहता है, जो टाइप 2 डायबिटीज़ है, हार्ट डिजीज़ है, ये सब बढ़ने का चांसेस रहता है स्टूडेंट, है ना। जो बोन का हेल्थ है वो कमज़ोर हो जाएगा, रिप्रोडक्टिव सिस्टम खराब हो सकता है, ठीक है, और भी कैंसर होने का चांस रहता है, तरह तरह का डिफरेंट कैंसर होने का चांस रहता है। स्लीपिंग और मूव करने में मुश्किल होता है। देखते हो एक मोटा आदमी है, उसको स्लीप इधर उधर जाने में बॉडी फ्लेक्सिबल नहीं हो पाता है, उसको हिलने उलने बहुत टाइम लगता है, तो ये भी प्रॉब्लम है। तो क्यों आखिर इंडिया में इतना तेज़ी से ओबेसिटी क्यों बढ़ रहा है? तो हम जानते हैं कारण क्या है, वही खाने पीने का चीज़। देखो ओबेसिटी कोई केवल इंडिया के लिए नहीं है, दुनिया के लिए है। दुनिया में जो हो रहा है इंडिया में भी वही हो रहा है, इंडिया एक्सेप्शनल नहीं है। क्या कारण है? सेडेंट्री लाइफ स्टाइल, ठीक है। अब उतना मजदूरी तो करते नहीं है, उतना हम खटाई तो करते नहीं है, सेडेंट्री लाइफ स्टाइल है, ठीक है ना। अब वो लिविंग स्टैंडर्ड हम लोग का सुधर चुका है। अब एक ही बार में हम प्रोसेस्ड फूड खा रहे होते हैं, वही जंक फूड खा रहे होते हैं जिसमें ट्रांस फैट बहुत ज़्यादा होता है, ये गड़बड़ है। पिज़्ज़ा उज़ा खाते हैं ना, वही तो देखो अभी हाउस होल्ड कंजप्शन एक्सपेंडिचर जो आया था ना सर्वे, उसमें भी तो हम जानते हैं कि इंडियंस लोग अब सीरियल्स और पल्सेस पे उतना खर्च नहीं कर रहे हैं, ज़्यादातर तुम्हारा वही प्रोसेस फूड में, रिफ्रेशमेंट फूड सब में, कोल्ड ड्रिंक सब में पैसा खर्च कर रहे हैं। तो जाहिर सी बात है ओबेसिटी तो होगा ही होगा। देखो एक रिपोर्ट आया था 2023 में, उसमें क्या बताया गया कि इंडिया में अल्ट्रा प्रोसेस फूड इंडस्ट्री जो है वही यही सब चाउमीन उमीन का ये जो भी चीज़ है समझे, या फिर पिज़्ज़ा उजा वाला प्रोसेस फूड सब जितना भी है, बताओ वो एनुअल ग्रोथ 14% से बढ़ रहा है तेज़ी से, यानी प्रत्येक साल 14% से प्रोसेस फूड बढ़ रहा है, प्रोसेस फूड का इंडस्ट्री बढ़ रहा है तेज़ी से। तो अभी देखते हो ना, हम जिस प्रांत में पढ़ा रहे हैं, अभी देखो तुम 10 साल पहले कालिस्तान का देखता नज़ारा, और अभी जाके देखो सब लोग मोमो खोल के बैठ गया वहाँ पे, सब लोग चाउमीन खोल के बैठ गया वहाँ पे, क्योंकि लोगों को पसंद है। नहीं, अब जो पहले लोग खाते थे पल्सेस, चावल दाल, सब कम हो गया है। अब तो कम से कम दिन में एक डाइट चाहिए लोगों को। देख रहे हो ना, चेंज हो रहा है ना। अब जो पढ़ा रहा है वो भी खाता है, जो बात है हम भी खा रहे होते हैं, और तुम जो सुन रहा है बढ़िया से तुम लोग भी खा रहे हो, और जो यूट्यूब पे देख रहे हो तुम लोग भी खा रहे हो बैठ के। तो सच में ही चेंज हो गया है। कई बार ना बहुत चीज़ को पचाना मुश्किल होता है, मैं वो हो रहा होता है। जैसे अभी हम कह देंगे मोबाइल ज़्यादा मत चलाओ, तुम लोग कहोगे मोबाइल ज़्यादा नहीं चलाओ, कैसे कैसे बोल दिया, जबकि तुम्हारा मोबाइल हिस्सा बन चुका है उसका। उसी तरह ये जंक फूड भी तुम्हारा बॉडी का हिस्सा बन चुका है। ये लेवल है इसका। बताओ ना 2011 से लेके 2022 तक 14% से ग्रोथ किया है, तो बात समझ जाओ। आगे देखो, द अमाउंट एंड टाइप्स ऑफ फूड दैट वी कंज्यूम इज चेंजिंग। बताओ पहले जो खाने का जो तौर तरीका था, जो चीज़ लेते थे और अभी जो लेते हैं और अभी जो तरीका है, पूरी तरीके से चेंज हो चुका है। देखो तो इकोनॉमिक एंड टेक्नोलॉजिकल जो चेंजेस हुआ है स्टूडेंट, इसी की वजह से हम लोग क्या करते हैं, हायर टोटल कैलोरीज, हायर कंजम्पशन ऑफ एनिमल सोर्स ऑफ फूड, शुगर, वेजिटेबल्स, ये सब चीज़, ऑयली वाला चीज़ सब हम लोग खा रहे हैं। फूड प्रोसेसिंग टेक्नोलॉजी में जो इतना चेंजेस आया, कॉमर्शलाइजेशन इतना दुनिया भर का हुआ, इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ, इसी की वजह से हम लोग प्रोसेस फूड को बहुत ज़्यादा खा रहे हैं, बहुत ज़्यादा हाई कैलोरिक इंटेक ले रहे हैं हम लोग। फाइबर वाला जो पहले फाइबर वाला रिच जो फूड था, जैसे ग्रेन्स हो गया, फ्रूट्स हो गया, वो कम हो गया, समझे ना। फाइबर वाला चीज़ खाना चाहिए, वेजिटेबल सब खाना चाहिए, वो कम हो गया है। सीरियल सब खाना चाहिए, वो कम हो गया है। और दूसरी बात देखो, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात कहा गया है, प्रेग्नेंट वुमेन, प्रेगनेंसी के टाइम में बोला जाता है कि आपको ये नहीं खाना है, आपको वो नहीं खाना है, कहा जाता है ना, मगर कई लोग प्रेग्नेंट लोग इस चीज़ को ठीक से फॉलो नहीं करते हैं। दूसरी बात है कि पीरियड के टाइम में भी मेनोपॉजल ट्रांजिशन, यानी कि जब पीरियड होता है तो पीरियड टाइम में भी समझाया जाता है कि ये नहीं खाना है, क्योंकि यदि उस समय कुछ खाओगे ना, ओबेस होने का बहुत चांसेस रहता है। बात समझे। और दूसरी बात ये है कि स्टूडेंट इमोशनल ईटिंग सुने हो, डिप्रेशन में गर्ल्स लोग जब डिप्रेशन में चली जाती है तो इमोशनल ईटिंग शुरू होता है, सुने हो ये चीज़? हाँ, तो उससे भी ओबेसिटी होने का चांस रहता है। हुआ है तुम लोगों के साथ ऐसा? देखो ये लिखा गया ना कि जब महिला तुम्हारा स्ट्रेस और डिप्रेशन में रहेगी तो इमोशनल ईटिंग शुरू हो जाता है, फिर सेडेंटरी लाइफ स्टाइल, तो रिस्क है ओबेसिटी का, समझ गए। तो व्हाट इज अ नेशनल प्रोग्राम, क्या नेशनल प्रोग्राम है हमारे पास? तो देखो, नेशनल प्रोग्राम फॉर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ कैंसर, डायबिटीज, कार्डियोवास्कुलर डिजीज एंड स्ट्रोक्स, ये है हमारा। और इसमें हम लोग कोशिश यही करते हैं कि पहले ही हम लोग स्क्रीन कर ले, पहले ही हम लोग क्या करें, अर्ली इंटरवेंशन से हम चेक कर ले कि ओबेसिटी रिलेटेड प्रॉब्लम है या नहीं है।
ये तो बाद में यदि बहुत ज़्यादा हो जाएगा प्रॉब्लम तो उसको सुधारना मुश्किल हो जाएगा, तो पहले ही चेक कर लो, स्क्रीनिंग कर लो जाके, समझे। अवेयरनेस फैलाना बहुत ज़रूरी है, अवेयरनेस नहीं है, एक सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये भी है। तो देखो WHO ने कहा कि नो कंट्री, बताओ बहुत सारे कंट्री ने ना बोला था कि 2010 में जो लेवल था उसको हम हाफ कर देंगे 2025 तक। WHO ने कहा कि कोई भी कंट्री नहीं कर पाओगे 2025 तक, ये स्थिति है। वर्ल्ड में इतने लोग जंक फूड खा रहे हैं, तो बहुत सारा कंट्री में देखो टैक्सेस ज़्यादा लग रहा है अनहेल्दी फूड के ऊपर, इंसेंटिव लग रहा है हेल्दी फूड के लिए कि हेल्दी फूड कोई बेचेगा तो सरकार उसको इंसेंटिव दे रहा है, समझे ना। और जो जंक फूड बेच रहा है उसके ऊपर टैक्स पे टैक्स लग रहा है, जैसे देखो सिगरेट वगैरह दारू वगैरह के ऊपर टैक्स लगता है ना सिन प्रोडक्ट पे, तो ये भी सिन प्रोडक्ट ही है। तो इंडिया भी बिल्कुल कर सकता है ऐसा, देखो। तो इंडिया अभी तक किया नहीं है, मगर इंडिया को करना चाहिए। देखो व्हाट इज़ द नीड ऑफ द आवर, द नीड ऑफ द आवर जो है स्टूडेंट कि मल्टीपल अप्रोच होना चाहिए, इंडिविजुअल से लेके एक एक आदमी को बताना पड़ेगा। फैमिली का रोल बहुत इंपॉर्टेंट है, कम्युनिटी का रोल यहाँ पे इंपॉर्टेंट है, और सोसाइटल इंटरवेंशन, देख रहे हो ना, तभी ठीक हो सकता है ये। दूसरी बात ये कि हेल्दी इन्वायरमेंट को प्रमोट करना, जैसे टैक्स लगा दो, बिवरेज के ऊपर टैक्स लगा दो, है ना। एक्सेस टू हेल्थ सर्विस, यानी कि कोई मोटा आदमी है तो उसके लिए हेल्थ सर्विस होना चाहिए कि जाओ भाई सदर अस्पताल में भी आपको मिल जाएगा, आप स्क्रीनिंग कर लो वहाँ पे। तो इस तरह का अवेयरनेस, इस तरह का व्यवस्था। इंडिविजुअल लाइफ स्टाइल मॉडिफिकेशन आर एसेंशियल, सही बात है ना, मॉडिफाई करने की ज़रूरत है, सुबह उठ के दौड़ने की ज़रूरत है, योगा करने की ज़रूरत है। यदि हम सुबह उठ के दौड़ेंगे तो अपने आप खाना ठीक हो जाएगा हमारा। हाँ, दौड़ से ना बाबू, दौड़ते हैं ना आदमी, जब एक्सरसाइज करते हैं ना तो एक्सरसाइज विल डिसाइड कि क्या तुम खाओगे, तुम डिसाइड नहीं करोगे, एक्सरसाइज डिसाइड करेगा। अभी क्या अभी तुम डिसाइड करते हो, तो अभी तुम डिसाइड करोगे तो तुम मतलब क्या, तुम्हारा जीव टोंग, और जो पसंद आता है वो खाओगे। मतलब जब एक्सरसाइज करोगे तो बॉडी को जो चाहिए वो मिलेगा उसको, तब मजबूरी में तुम खाओगे, सत्तू भी पियोगे, चना भी खाओगे। हाँ, जो अभी नॉर्मली तुमको अच्छा नहीं लगेगा, नॉर्मली अच्छा नहीं लगेगा। नॉर्मली यदि तुमको सेब दे दे हैं तो बोले सेब क्या, चाउमीन दे देते तो बढ़िया लगता, बट सेब कोई खाता है। मैं तुम सुबह उठ के दौड़ो, तुम बोलोगे कहाँ गया, एक सेब नहीं 2 सेब चाहिए हमको, और 2 सेब भी पचा लोगे तुरंत, बोलोगे तीसरा सेब भी निकालो, ऐसा कुछ। हाँ, तो एक सीख है। मैं तुम लोग से ज़्यादा हम अपने आप को बोल रहे हैं कि भाई तुम तो सुधर जाओ। देखो यहाँ पे तो मॉडिफिकेशन आर एसेंशियल, समझे ना। तो यस, हेल्थ को प्रमोट करना होगा, अंडरस्टैंडिंग, होलिस्टिक वेलबींग चाहिए हमें, अंडरस्टैंडिंग चाहिए जी, समझे। जो गैप है इस गैप को हमें फुलफिल करना होगा। सब लोगों को पता है कि मोटा हो रहा है, नहीं मतलब स्थिति खराब हो रहा है, मैं उसके बाद भी मज़ा सुन लेगा वो काम कुछ नहीं करेगा, ये गैप नहीं होना चाहिए, ये गैप ब्रिज करना चाहिए। दैट्स इट, कंप्लीटेड।